उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद एक तो यही मैसेज जा रहा है ना कि आप जिस तरह बोलते हैं हिंदू राष्ट्र, अभी पदयात्रा पे आप निकलने वाले हैं। बिल्कुल 7 नवंबर से किसके लिए? हिंदू राष्ट्र के लिए ना। बिल्कुल। उर्दू किसी धर्म की भाषा नहीं, कठमुल्ला किसी भी धर्म में हो सकता है। कठमुल्ला हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। बटेंगे तो कटेंगे, हर चुनाव में यही रटेंगे। और जाति पर वार, दलित पर अत्याचार। ये दिल्ली में हुई तालिबान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है जिसकी व्यवस्था नरेंद्र मोदी ने करवाई। क्या आपको इसमें एक भी महिला नजर आ रही है? नहीं। केरल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर आनंदू ने आत्महत्या की। इंस्टाग्राम पर लिखा, आरएसएस के लोग 4 साल की उम्र से बलात्कार कर रहे थे। भाजपा दावे के अनुसार अयोध्या में राम ले आई, लेकिन गरीबों के लिए क्या लेकर आई है? अंजना पर वाल्मीकि समुदाय की भावनाएं आहत करने के आरोप लगे। नीतीश के बगावत करते ही गिड़गिड़ाने को मजबूर हुए पीएम मोदी, आज के पहले भाजपा को इतना कमजोर कभी नहीं देखा होगा। तो मैं उन्हें अपनी एक किडनी देना चाहता हूँ। मोदी के लिए बिहार का चैलेंज, बिहार गया तो दिल्ली भी जाएगी। आचार्य जी, आप हैं बागेश्वर वाले बाबा, लेकिन विवादों वाले बाबा ज्यादा क्यों रहना पसंद करते हैं? बिल्कुल भी नहीं, लोग विवाद बना देते हैं हमारा, क्योंकि हम सत्य बोलते हैं और सत्य हमेशा कड़वा होता है। सत्य का पक्का सत्य बोलते हैं महाराज? क्या लगता है आपको? अपनी गारंटी से हम पक्का बोलते हैं। निजी तौर पर सबके अपने अपने सत्ता अलग अलग होते हैं। नहीं तो फिर सत्य क्या है महाराज? मैं वो शब्द नहीं बोलूंगा जो आपने अभी थोड़े दिन पहले एक दूसरे समुदाय विशेष के लिए मुंबई में कहा था, जिसके लिए आपको अफसोस भी हुआ। तो क्या सत्य वो था जो आपके मन में था, वो बाहर आ गया? देखिए, साधु की भाषा की दृष्टि से शब्द नहीं निकलना चाहिए था, पर सत्य भी वही था। ये भी अतिशयोक्ति नहीं। 25 तारीख को क्रिसमस डे होता है, उस दिन भी पटाखे जलाए जाते हैं। 1 जनवरी को न्यू ईयर होता है, उस दिन भी पटाखे जलाए जाते हैं। पटाखे के ऊपर जो मामला था, उस दिन भी पटाखे जलाए जाते हैं। क्रिकेटर क्रिकेट जीतते हैं, उस दिन भी पटाखे जलाए जाते हैं। गाजा का युद्ध चल रहा है, अभी भी पटाखे और बम फोड़े जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान ने मिसाइलें दागी, तब भी प्रदूषण हुआ है। लेकिन ज्ञान हमेशा आदमी एक ही समय पे देता है, जब दिवाली आती है। वो भी कौन देते हैं? कुछ अपने, कुछ दूसरे वाले। हमने उनसे प्रार्थना की, पटाखों से प्रदूषण होता है, हम ये मानने को तैयार हैं। लेकिन आप ये बात केवल दीपावली पे मत बोलो, और भी हैं उत्सव। नहीं तो लेकिन वो समुदाय विशेष जिसके लिए आपने ये शब्द इस्तेमाल किया, वो समुदाय विशेष से सिर्फ थोड़ी ना बोलता है। एक्टर्स बोलते हैं, क्रिकेटर्स बोलते हैं। आपने हमारा बयान नहीं फिर पूरा ठीक से देखा। हमने एक्टर्स को भी बोला कि अभिनेता जगत के लोगों से भी हमारी प्रार्थना है कि ज्ञान अपने पास रखा, क्योंकि जब इनकी पिक्चर रिलीज होती तब ये भी पटाखे फोड़ते। ये ज्ञान देने के पहले खुद के गिरेबान में झांके। माना कि मैं बेदाग नहीं हूं, पर मुझ पर उंगली उठाने के पहले अपना भी कैरियर देख लीजिएगा कि आप बेदाग हो कि नहीं। अच्छा, मतलब कि आपको उस समुदाय विशेष से कोई परेशानी नहीं? बिल्कुल भी नहीं। हम मुसलमानों के विरोधी नहीं हैं, हम ईसाइयों के विरोधी नहीं हैं। हम सिर्फ उन लोगों के विरोधी हैं, वो चाहे हिंदुओं में हो चाहे मुसलमानों में हो, जो देश के टुकड़े की बात करता है, जो देश को मिटाने की बात करता है, जो वंदे मातरम ना बोलने की बात करता है, जो सर तन से जुदा कर देंगे ऐसी बात करता है। हम उसके पक्षधर हैं। कुछ लोग इस देश में तिरंगा पर चांद में जो बोलने वो हैं, चांद पर चाहे कोई भी हो इसमें। हिंदू राष्ट्र बनाने के बाद एक तो यही मैसेज जा रहा है ना कि आप जिस तरह बोलते हैं हिंदू राष्ट्र, अभी पदयात्रा पे आप निकलने वाले हैं। बिल्कुल 7 नवंबर से। किसके लिए? हिंदू राष्ट्र के लिए ना। बिल्कुल 7 नवंबर से 16 नवंबर तक अपने जीवन काल की हम दूसरी पदयात्रा कर रहे हैं। जब तक जिएंगे तब तक करेंगे। हिंदुओं के बल को बढ़ाने के लिए, हिंदुओं को प्रखर मुखर करने के लिए, हिंदुओं की एकता के लिए, हिंदू संगठन के लिए ये हम कर रहे हैं। अपनी संस्कृति का प्रचार करना, अपने समाज का प्रचार करना, अपने देश का प्रचार करना इस देश के संविधान के लॉ में, उसके तहत हम अपने सनातन संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं। नंबर 2, हिंदू राष्ट्र बनाने का मतलब ये नहीं है कि मुसलमानों को भगाओ। हिंदू राष्ट्र का मतलब है हिंदू मुसलमानों का दंगा हटाओ। हिंदू राष्ट्र का मतलब है वैचारिक बेमनस्ता दूर करो, एकता लाओ। हिंदू राष्ट्र का मतलब है हम सब एक हों। इस देश में 65 से ज्यादा इस्लामिक देश है। दुबई भी तो है, तो क्या वहां हिंदू नहीं रहते? रहते ना। पाकिस्तान इस्लामिक देश है, वहां भी तो हिंदू रहते। लेकिन ताजमहल को आप तेजो महल बोलेंगे, या फिर आपकी नजर में ताजमहल क्या है? तेजो महल है। हमने अभी इस पर बहुत ज्यादा विचार नहीं किया कि वो तेजो महल या ताजमहल। अभी तक तो पढ़ा है कि ताजमहल। कोई रिसर्च करेंगे, हमको कोई ऐसे तथ्य मिलेंगे। नहीं, कई आधार दिए जाते हैं। कई सनातन के प्रमुख चेहरे जो हैं, प्रखर चेहरे, वो कहते हैं वो तो महादेव का। हम जब तक तथ्य नहीं मिलेगा, कोई सबूत नहीं मिलेगा ऐसा, तब तक हम इस बात पे अपनी बात नहीं। और हिंदू राष्ट्र बना देंगे और सबूत आपके पास आया, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स आए, तब फिर क्या करेंगे? तो कानूनी प्रक्रिया। इस देश में संविधान है, इस देश में लॉ है, इस देश में न्यायपालिका है। जब न्याय की प्रणाली के आधार पर राम मंदिर बन सकता है, तो अगर तथ्य सही होंगे, सबूत होंगे, तो ताजमहल शिव मंदिर भी हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनाने वाला जो आपका सपना है, उस सपना में बाधक कौन बन रहा है? ज्यादातर तो हमारे खुद के हिंदू। जैसे सेकुलरिज्म कीड़ा वाले। जैसे सेकुलर कीड़ा वाले। कौन? वो लोग जो कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता,
वो लोग जो कहते हैं कि ये भगवा हिंदू राष्ट्र का मतलब वो लोग जो समझ कहते भी हैं रहे हैं कि ये तो बेफिजूली की बातें हैं, वो लोग जिनको हमारी बातें अप्रिय लगती हैं और दूसरे वाले जब कहें कि हम सल्तनत से जुदा कर दें वो प्रिय लगती, वो लोग जो राम पर तो चुप रहे थे लेकिन उनके लिए कुछ ये हो जब जाए से आए तब से तो, हिंदू राष्ट्र, इससे पहले तो हमारा देश आजाद है भाई। वो लोग जिन्हें राम से दिक्कत है, इशारा किसी खास इंसान संविधान से किसी चलने खास वाला कौन देश। है? विचारक अच्छा, विचार एक बहुत बड़ी विचार की इस देश में बहुत बड़ी एक विचारों की एक लंबी चैन हो चुकी है, उसको तोड़ना है। उर्दू किसी धर्म की भाषा नहीं है, कठमुल्ला किसी भी धर्म में हो सकता है। कठमुल्ला कहते हैं जो कट्टर हो, अंधविश्वासी हो, पाखंडी हो। कठमुल्ला धर्म का पार्ट नहीं है। अरे बाप रे। कठमुल्ला का अर्थ जो है मुसलमान से कतई जोड़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं है। तो आपने ठेका लिया सबके बीच में चिल्लाने का। मेरे घर पर उंगली मत उठाइए। बस हवा निकल गई। ये इस देश को इतना ही सहिष्णु बनाना चाहते हैं कि जो इन्हें पसंद नहीं होगा ये बोलने नहीं देंगे। प्रदीप भंडारी जी ने बोला धर्म पे, मुसलमानों के खिलाफ। संत जी ने बोला राजनीति पे। जली ना, तेरी भी जली ना। अरे चिल्लाते हो यार सारे। तो इस देश की समस्या ये है कि राजनीतिक लोग धर्म पे बोल रहे हैं और संत राजनीति पे बोल रहे हैं। बात सही है। इन्होंने समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं और कह रहे हैं मैं असली संत हूँ। ये तो राजनीतिक उपदेश देंगे कि किस पार्टी को वोट देना चाहिए। ये धर्म के सलाह देंगे। आदमी के अंदर जब जो स्वाभिमान नहीं होता, अंदर से खोखला होता, डर होता, तो ऐसा चिल्लाता है जैसे चिल्ला। ये बड़ी अच्छी बात कही है। चिल्ला चिल्ला के बात हो रही के नाम पर कि हिंदुत्व नजर नहीं आता, सनातन नजर नहीं आता। अगर ऐसे लोगों को संत कहा जाएगा तो गुंडा किसे कहा जाएगा? नाथ संप्रदाय योगी आदित्यनाथ नाथ संप्रदाय की बहुत बड़ी गद्दी पर बैठे। नाथ संप्रदाय की पद्धति पे किसी की पद्धति पे प्रश्न चिन्ह मत खड़ा करो। इनकी बुद्धि केवल और केवल शून्य हो गई है। गर्दा उड़ेगा भैया। नाथ संप्रदाय में गोपीचंद हुए, उन्होंने संत बनने के लिए कुर्सी ठुकरा दी थी सिंहासन। ये कुर्सी पे आ गए। ये कहेगा नाथ संप्रदाय फर्जी संत है। ये तो लेने के देने पड़ गए। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। ये देखा होगा आपने खबर कितनी वायरल हो रही है। नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले इतना बड़ा हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए कि 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। ये एक्ट ऑफ गॉड नहीं, ये तो खाली बातें। फ्रॉड है, फ्रॉड। बात सही है। क्योंकि चुनाव के दिनों में गिरा ताकि पता चले कि आपने कैसी सरकार चलाई है। इसलिए भगवान ने लोगों को संदेश दिया है। ये तो लेने के देने पड़ गए। कहाँ की बात कहाँ से जोड़ा। बिहार में जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी को देखते हुए बीपी न्यूज के एंकर चित्रा त्रिपाठी बिहार पहुंच गई, लेकिन उनके सामने ही वहां के युवाओं ने, जेनजी ने वोट चोर गद्दी छोड़ो तेजस्वी यादव जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए, जिसके बाद चित्रा त्रिपाठी को वहां पर हाथ जोड़ना पड़े और कहना पड़ा कि हमारा हो गया, हमारी रिपोर्टिंग हो गई, अब हम यहां से चलते हैं, क्योंकि लगातार वहां के युवा वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे थे चित्रा त्रिपाठी के सामने और तेजस्वी यादव जिंदाबाद के भी नारे लगाए जा रहे थे। विरोध का सामना करना पड़ा चित्रा को बिहार के अंदर और जिसकी वजह से चित्रा त्रिपाठी को विरोध के बीच ही वहां से निकलना पड़ा कि जिस व्यक्ति पर अब वोट चोरी जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं वो कोई आम अफसर नहीं बल्कि देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार है। लेकिन इन्हीं ज्ञानेश कुमार का अतीत भी सवालों से भरा पड़ा है, जिसका खुलासा खुद अब ग्रो कर रहा है, क्योंकि जब वो केरल में PWD सेक्रेटरी थे तब उन्होंने 2006 में 45 किलोमीटर लंबी एक सड़क बनवाई थी, एक ऐसी सड़क जो आज तक जस से तस है, ना गड्ढे पड़े ना टूटी। उस समय ये सड़क एक मलेशियाई ठेकेदार ली सी बेन ने बनाई थी, जिसके काम की तारीफ खुद केरल हाईकोर्ट ने भी की थी, लेकिन ज्ञानेश कुमार को ये बात हजम नहीं हुई। किसी विदेशी ठेकेदार ने इतनी बढ़िया सड़क कैसे बना दी? उन्होंने ठेकेदार की पेमेंट रोक ली, जिससे परेशान होकर ली ने आत्महत्या कर ली थी। इंजीनियर है, ये खबर सुनिए, बहुत वायरल है। बचपन से उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ, उसका शारीरिक शोषण हुआ, आरएसएस की कैंप्स में हुआ, वो खुद बोल के जा रहा है। और हैरानी की बात है कि एफआईआर में आरएसएस का नाम नहीं लिखा गया, बहुत हैरानी की बात है। और इस तरह के संगठन क्या गतिविधियां कर रहे हैं, पर्दे के पीछे कर क्या रहे हैं, ये गोपनीयता क्यों है, ये सीक्रेसी क्यों है? These organizations need to be क्या अब अगर देश में कोई नरेंद्र मोदी या अमित शाह की आलोचना करता है तो उसके खिलाफ 41 साल पुराने केस को फिर से खोल दिया जाएगा और जांच शुरू कर दी जाएगी? ये सवाल आज इसलिए उठ रहा है क्योंकि गुजरात के भुज शहर की एक सत्र अदालत ने पूर्व IPS अधिकारी कुलदीप शर्मा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। 4 दशक पुराने इस मामले की सुनवाई अचानक तेज हो गई और अभी ये खबर सुर्खियों में है। कुलदीप शर्मा कोई आम अफसर नहीं है, वो वही अधिकारी हैं जो भारतीय जनता पार्टी, खासकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह
शाह के मुखर आलोचक रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ पुलिस तंत्र में राजनीतिक हस्तक्षेप पर सवाल उठाए थे, बल्कि 2005 में अमित शाह पर रिश्वत के आरोपों की जांच भी शुरू की थी, जिसके बाद उनका करियर धीरे धीरे किनारे कर दिया गया। अब सवाल यह है कि क्या यह सब महज कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है या फिर सत्ता से टकराने की पुरानी कीमत वसूली जारी है। देखेगा, घबराना नहीं। अब आइए एक और नई खबर पे। हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा। क्या बात करता है, जरा हमको भी तो सिखा। लो तोहफा। बहुत भयावह तस्वीर है, डरावनी तस्वीर है। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं उस सड़क पर चल रहा हूँ जहाँ पर ये सड़क धंसी है। देखिए, जिस सड़क पर इस वक्त मैं चल रहा हूँ, ये भोपाल को मंडीदीप से जोड़ती हुई बाईपास सड़क है। आपको हैरानी होगी, दर्शक हमारे हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे कि ये क्या है। ये सड़क है, ये एमपीआरडीसी ने सड़क बनवाई थी, लेकिन सड़क देखिए धंस चुकी है। 20 फीट गड्ढे हो चुके हैं यहाँ पर, खाई में तब्दील हो गया है ये सड़क। आप देखिए, जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ ना, ये 20 फीट गड्ढा हो चुका है। देखिए दरारें आ गई हैं कैसे। ये आप डामर देखिए, ये डामर देख रहे हैं, ये पूरी दरारें आ चुकी है। और देखिए 50 मीटर लंबा ये सड़क जो है धंसी है और 20 फीट की चौड़ाई। अनमोल, लेकिन जहां आप खड़े हैं, ये सड़क अगर उससे और थोड़ा पीछे धंस सकती तो ट्रेन गुजर रही है, ट्रेन गुजर रही है, बड़ा हादसा हो सकता था। जरा देखिए, बचेंगे तो कटेंगे। हर चुनाव में अब आइए एक और वायरल खबर। जाति पर वार, दलित पर अत्याचार, एक है तो सेफ है, एक है तो नेक है, ये भी नारा दिया गया था। नेक है यार, जाति मिटा देनी चाहिए हमेशा के लिए इस धरती से और भारत से, उत्तर प्रदेश से भी, बिहार से भी। तो फिर ये दलितों पर जो आए दिन अत्याचार हो रहे हैं, रायबरेली में किसे मार दिया जाता है, कोई आईपीएस खुदकुशी कर लेता है, और सनातन धर्म के सम्मान में या उसका अपमान हम नहीं सहेंगे। एक सिरफिरा 71 साल का वकील वो जूता उछाल देता है देश के मुख्य न्यायाधीश पर। और पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी के एक सांसद विधायक के साथ मारपीट की जाती है और गलत किया जाता है, सख्त कार्रवाई वहां होनी चाहिए, तो हल्ला काट देती है बीजेपी। लेकिन मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंक दिया जाए, 18 घंटे बाद तो प्रधानमंत्री बोलते हैं, और कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। तो जाति पर वार भी होगा, दलित के साथ अत्याचार भी होगा। ये दो धाराएं एक साथ कैसे चलेंगी। ये दिल्ली में हुई तालिबान की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है, जिसकी व्यवस्था नरेंद्र मोदी ने करवाई। क्या आपको इसमें एक भी महिला नजर आ रही है? नहीं। तो क्योंकि तालिबान ने महिला पत्रकारों की एंट्री पर कथित तौर पर बैन लगा दिया और नरेंद्र मोदी ने कहा कोई बात नहीं, नहीं आई तो नहीं है। अंगुल भर का देश अफगानिस्तान, जहां कोई चुनी हुई सरकार लोकतंत्र में, उसे चलाने वाले तालिबान का एक नेता दिल्ली में खुलेआम मोदी सरकार को घुटनों पर बैठाकर कहता है कि तुम्हारे लोकतंत्र की ऐसी तैसी, हमें तो दिल्ली में भी तालिबान का कायदा चलाना है, और चलता है। जिस प्रधानमंत्री की इतनी भी हैसियत नहीं कि वो मुत्तकी से अपने ही देश में कह सके कि माफ कीजिए, आपका तालिबानी कायदा हम नहीं चला सकते, अपने देश में चलाइए। जरा सोचिए कि उसकी जुबान अमेरिका और चीन जाकर कैसे ताली से चिपकी है। आपने गौर किया, एक भी बयान नहीं आता मोदी के विदेश दौरों से, सिर्फ तस्वीरें आती हैं और उन तस्वीरों से ही सारी कहानी बनाती है। केमिस्ट्री देखिए, बॉडी लैंग्वेज, लेकिन अपने देश में तो हिम्मत करके महाराज दिल्ली में तालिबान आपकी हैसियत बता रहा है। जावेद अख्तर भी मोदी सरकार के खिलाफ खुलकर खड़े हो गए। अब उन्होंने सीधा बोल दिया है कि मेरा सर शर्म से झुक गया है कि मोदी सरकार आज के समय में तालिबान के मंत्री को इस तरीके से अवगत कर रही है। क्या मोदी सरकार के अंदर थोड़ी सी नैतिकता नहीं बची है? उत्साह और उमंग के त्योहार में अब इनका बयान सुनिए। किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। और कोई भी होगा उसको अंदर ठूंसने में बहुत देर नहीं लगेगी। और इसीलिए बहनों भाइयों, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से, एक दूसरे को बधाई देते हुए हमें मनाने चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि गत 8-8.5 वर्ष के अंदर जो भी पर्व और त्योहार उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए, सारे के सारे समुदाय के, होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, रक्षाबंधन हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरु पर्व हो, सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, उमंगपूर्ण तरीके से आयोजित होते हैं। और एक व्यक्ति अपने अपने पर्व त्योहारों को अपनी आस्था का सम्मान करे। ये पर्व और त्योहार सड़कों पर प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। ये सामूहिक रूप से अपनी अभिव्यक्ति को समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम होता है। लोग एक दूसरे से गले मिलें, सामूहिक रूप से विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बने,
अपने परिवार की खुशी को अपने समाज के साथ, समाज की खुशी के साथ प्रदेश के साथ, प्रदेश की खुशी को देश के साथ आपस में शेयर करते हुए हम आगे बढ़े। यही पर्व और त्योहार के पीछे का उद्देश्य होता है। अब वह भाव नहीं, अब ये वो सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने घुटना टेकती हो। ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है। केरल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर आनंदू ने आत्महत्या की। इंस्टाग्राम पर लिखा, आरएसएस के लोग 4 साल की उम्र से बलात्कार कर रहे थे। मैं अकेला नहीं हूँ, और भी कई बच्चे हैं। अब आनंदू के इस बयान के बाद आत्महत्या ने बवाल कर दिया है, जिसमें आरएसएस चारों तरफ से घिर गई और अब शक किया जा रहा है कि कहीं आरएसएस अन्य युवाओं को भी तो बलात्कार नहीं कर रही है। आरएसएस का जो रास्ता व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का था, ये कहना था पीएम मोदी का। आनंदू 4 साल की उम्र से ही आरएसएस के साथ जुड़े थे और बार बार हैरेसमेंट होने की वजह से मेंटल स्ट्रेस से जूझ रहे थे। मरने से पहले आनंदू ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया जिसमें आरएसएस के मेंबर पर शोषण करने का आरोप लगाया। आगे वह लिखते हैं, मैं किसी से नाराज नहीं हूँ सिवाय एक आदमी और संगठन से, और यह संगठन है आरएसएस। इससे पहले भी मध्य प्रदेश में एक्स भाजपा नेता आरएसएस मेंबर राघव जी के ऊपर एक पुरुष के साथ यौन शोषण करने का आरोप लगा था। दाहोद में भी एक आरएसएस प्रिंसिपल को बच्ची के यौन शोषण के लिए अरेस्ट किया गया था। वहीं राजस्थान में एबीवीपी मेंबर्स ने एक दलित महिला के साथ दुष्कर्म किया था। जिस आरएसएस का एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं है, जहां पुरुषों के साथ ही यौन शोषण हो रहा है, वहां महिला की सुरक्षा कैसे देखी जाती होगी? सोचे और खूब सोचे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइए। और भाजपा दावे के अनुसार अयोध्या में राम ले आई, लेकिन गरीबों के लिए क्या लेकर आई है? मजदूरी कर पेट भरने वाले गरीबों से शीर्षासन कराना ये प्रशासनिक गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? अयोध्या में नगर निगम का ये रवैया देखिए। मतलब उल्टा जो है वो यहाँ नगर निगम के प्रवर्तन दल की टीम ने ठेले खोमचे वालों से न सिर्फ उठक बैठक कराई, बल्कि कुछ लोगों को हाथों के बल उल्टा भी खड़ा करवाया। धूप में काफी देर तक भूखा प्यासा भी रखा। ये सब गरीब परिवार के लोग हैं जो अयोध्या के दामपत पर ठेला खोमचा लगाकर प्रसाद बेचकर अपने परिवार का पेट भरते हैं। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि वे दीनदयाल पार्क के सामने ठेला लगाए हुए थे। वीडियो सामने आने के बाद इन सुरक्षा कर्मियों को 2 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया गया, लेकिन लोग इस कार्रवाई को केवल लिपापोती मान रहे हैं और इस मामले में और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नगर निगम के अधिकारियों का कहना है कि पार्क के आसपास ठेला लगाने को कई बार मना किया गया, बावजूद इसके ठेला बार बार लगाए जा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों को परेशानी हो रही थी। लोगों की शिकायत पर ही ये कार्रवाई की गई। लेकिन क्या अतिक्रमण हटाने के नाम पर गरीबों के साथ ऐसा सलूक जायज है? और अगर यही ठेला किसी बड़े नेता या अफसर के रिश्तेदार का होता तो क्या तब भी नगर निगम ऐसा ही करता? कमेंट्स में बताइए इस पर आप क्या सोचते हैं। और बिल्कुल कमेंट जरूर करें। आज तक की गोदी एंकर अंजना ओम कश्यप के खिलाफ लुधियाना में एफआईआर दर्ज हुआ है। अंजना पर वाल्मीकि समुदाय की भावनाएं आहत करने के आरोप लगे। लोग सड़क पर उतरे, जूते चप्पलों की माला पहनाकर पुतले को पीटा और गिरफ्तारी की मांग भी की। अंजना उसी नफरत भरे एजेंडे का हिस्सा है जो रोज अपने शो में दिखाती हैं। हिंदू मुस्लिम पे डिबेट करा के, भारत विभाजन के कारणों पर डिबेट करा के और ऐसे तमाम डिबेट करा के इतने सालों से जो आप नफरत के बीज बो रही हैं उसे काटना तो पड़ेगा। 9 अक्टूबर को लुधियाना में भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज के राष्ट्रीय संयोजक चौधरी यशपाल की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिसमें इंडिया टुडे समूह के अध्यक्ष और प्रधान संपादक अरुण पुरी और लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड को भी अंजना के साथ आरोपी बनाया गया है। दरअसल अंजना ने अपने शो में कश्यप वाल्मीकि का जिक्र करते हुए कहा कि उनका असली नाम रत्नाकर था। उन्होंने अपने जीवन के शुरुआती दिनों में लोगों से लूटकर पैसा कमाया था। बाद में वे भगवान राम के भक्त बन गए। इस कहानी ने एक सबक सिखाया कि आत्म साक्षात्कार और आत्मनिरीक्षण का एक क्षण भी सबसे बुरे प्राणी का भी जीवन बदल सकता है। आपको बता दें कि वाल्मीकि एक प्रख्यात कवि थे जिन्होंने रामायण की रचना की थी। उन्हें आदि कवि यानी प्रथम कवि भी कहा जाता है। यही बात उनके फॉलोअर्स को बुरी लग गई। यशपाल ने वाल्मीकि के जीवन से जुड़ी ऐसी कहानियों को झूठ बताया। इससे पहले भी लखनऊ में एक शो को लेकर अंजना के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें धर्म के आधार पर नफरत फैलाने और धार्मिक भावनाएं भड़काने का मामला दर्ज किया गया था। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और हमें फॉलो करना मत भूलिएगा। ये तस्वीर भोपाल की है, जहां 100 मीटर तक सड़क अचानक धंस गई और पूरा रास्ता गड्ढे में तब्दील हो गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त वहां कोई वाहन नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। ये सड़क एमपीआरडीसी के अधीन आती है, यानी सरकार की देखरेख में बनाई गई थी, लेकिन कुछ ही महीनों में इसकी हालत ऐसी हो गई कि पूरी सड़क ही ध्वस्त हो गई। लोगों ने सवाल उठाया कि आखिर लाखों करोड़ों का बजट जा कहाँ रहा है।
है, सड़कें बनती हैं और टूट जाती हैं। सोशल मीडिया पर पीडब्ल्यूडी मंत्री का पुराना बयान भी फिर चर्चा में आ गया है। जब तक सड़कें रहेंगी गड्ढे भी बने रहेंगे। अब सवाल यहाँ पर इतना है कि जो बीजेपी का ये भारत विकास प्रोजेक्ट है ये काम क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि सड़क बनने के बाद कुछ दिन में ही ध्वस्त हो जाती है। नीतीश के बगावत करते ही गिड़गिड़ाने को मजबूर हुए पीएम मोदी आज के पहले भाजपा को इतना कमजोर कभी नहीं देखा होगा। मतलब मोदी काल के इतिहास में जो नहीं हुआ वो अल्पमत की सरकार में हो गया है। एक तरफ नीतीश कुमार ने एनडीए सीट शेयरिंग फॉर्मूले को कैंसिल करके ज्यादा सीटों पर अपना दावा ठोका है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश के इमरजेंसी मीटिंग बुलाते ही पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला है। खबर है कि नीतीश को मनाने के लिए भाजपा ने जेडीयू को ज्यादा सीटें ऑफर की हैं और तो और भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 2 सीटें छोड़ने की डील ऑफर कर दी है। मतलब बहुमत की सरकार में हनक में फैसला लेने वाले मोदी शाह ने सीट शेयरिंग के आधिकारिक ऐलान के बाद भी अगर अपनी सीटों को छोड़ दिया है तो ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। फिलहाल नीतीश कुमार ने सिर्फ ज्यादा सीटें नहीं मांगी हैं, बल्कि मुख्यमंत्री चेहरा घोषित करने की भी शर्त रख दी है। जेडीयू का कहना है कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव होगा, ये कहने से काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री कौन होने वाला है ये तो बताना ही होगा। जेडीयू सांसद का इस्तीफा होते ही नीतीश कुमार ने अचानक से इमरजेंसी मीटिंग बुलाई तो तहलका मच गया। एक तरफ नीतीश कुमार ने एनडीए सीट शेयरिंग फॉर्मूले को खारिज किया है, तो वहीं दूसरी तरफ अमित शाह बिहार भागे हैं। खबर है कि सीट बंटवारे से नाराज नीतीश कुमार ने चिराग की सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना शुरू कर दिया है, तो अमित शाह ने कमान संभाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहले ही नीतीश कुमार ने बीजेपी से ज्यादा सीटें हासिल करने का मैसेज क्लियर कर दिया था, लेकिन फिर भी अमित शाह ने संजय झा के साथ मिलकर खेला किया। फिलहाल अब यही खेल उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जेडीयू सांसद ने इस्तीफा दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ नेताओं ने सीएम आवास को घेर लिया है। ये पार्टी जेडीयू का था, लव कुश की पार्टी कहलाता था, और आज इन्होंने ये ललन सिंह, संजय झा और विजय चौधरी ने पार्टी को बर्बाद कर रहा है, हम लोगों को बर्बादी के कगार पर ले गया है। ये समता पार्टी जो था, हम लोग संस्थापक सदस्य थे। 2 दोस्त हैं, लेकिन इनकी दोस्ती कुछ ज्यादा ही स्पेशल है। वायरल खबर है जो तारीफ करते नहीं थकता, और दूसरा तारीफ किसी और की करता है और टैरिफ अपने दोस्त पे लगाता है। पहले ये देखिए, मोदी जी का मागा मेगा मीगा प्यार, हर दूसरे दिन अलग अलग भाषा अलग लिपि में जताया हुआ प्यार, लेकिन इतने प्यार के बावजूद ये डियर फ्रेंड तारीफ करता है तो दुश्मनों की। बताओ। Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite field marshal from Pakistan who's not here. Donald Trump just declared Asim Munir as his favorite field marshal. पीछे खड़े हैं इटली की मेलोनी और यूके के स्टामर। मोदी जी आपको कब समझ आएगा? ट्वीट कर देना, जबरदस्ती गले लगना, बेवजह से हंसना, ये सब फॉरेन पॉलिसी नहीं कहलाते। आपका डियर फ्रेंड रोज हमारे देश को बेइज्जत करता है, लेकिन आपको आज भी फैन बॉय या किसी पैरोडी अकाउंट के जैसे ट्वीट करने से फुर्सत नहीं मिलती। फॉरेन पॉलिसी का बेड़ा गर्क कर दिया आप। दिस इज रिडिकुलस। अस्सलाम वालेकुम यारो। प्रेमानंद जी एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने कभी किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला, कभी किसी को भड़काया नहीं। मेरा जी करता है मैं उनसे मिलूं, और अगर मेरी किडनी उन्हें मैच हो जाए तो मैं उन्हें अपनी एक किडनी देना चाहता हूं। यारो उनके लिए दुआ करो कि ये शख्सियत 100 साल और जिए और हिंदुस्तान का और हम सबका भला करे। मैं आपसे मिलने जरूर आऊंगा सर। मोदी के लिए बिहार का चैलेंज। बिहार गया तो दिल्ली भी जाएगी। वोट चोरी का पर्दाफाश होने के बाद मोदी मुंह दिखाने के लायक नहीं बचे हैं। मोदी की इज्जत दांव पर लगी है। मोदी हर हाल में बिहार जीतना चाहेंगे। बिहार हारने का मतलब है दिल्ली से हाथ धो लेना। मोदी के पास केंद्र में 240 सीटें हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री की कुर्सी का मौज काटना है। इसलिए मोदी किसी भी हाल में बिहार का चुनाव जीतना चाहेंगे। वो पीछे हटने वाले नहीं है। बिहार का चुनाव जीतने के लिए चुनाव आयोग को काम पर लगा दिया गया है। चुनाव आयोग भाजपा की जीत सुनिश्चित करने के लिए बिहार में अपना काम शुरू कर चुका है। SIR उसी मुहिम की एक कड़ी है। इससे पहले चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके नरेंद्र मोदी बनारस, मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव जीत चुके हैं। अब ये खेल बिहार में खेलने की तैयारी है। चुनाव आयोग के अलावा PM मोदी ED, CBI, IT का भी खूब इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा EVM, एवरी वोट फॉर मोदी, पुलिस, पैसा, गोदी मीडिया, BJP, IT सेल सबको चुनाव में झोंक दिया जाता है। झूठ फैलाकर, फेक न्यूज फैलाकर, हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद, कब्रिस्तान और शमशान का मुद्दा बनाकर मोदी हर हाल में बिहार जीतना चाहेंगे और वो इस काम में माहिर हैं। मोदी से सावधान, आओ बचाएं हिंदुस्तान। जो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम स्टे दिया है उससे वक्फ की प्रॉपर्टीज बर्बाद हो जाएंगी और
ये बीजेपी की हुकूमत जहां जहां जिन रियासतों में उनकी हुकूमत है वहां पर वो वक्फ की प्रॉपर्टीज को बर्बाद कर देंगे। और हैरत अंगेज बात यह है कि पार्लियामेंट में डिबेट से 10 मिनट पहले लोकसभा में 4 अमेंडमेंट्स पेश किए गए स्पीकर की इजाजत से। उसमें शेड्यूल्ड ट्राइब का था, ट्रस्ट का था। नहीं, ट्रस्ट इसलिए बनाया गया कि अब कोई प्रॉपर्टी बॉम्बे ट्रस्ट एक्ट के तहत वक्फ है, तो मोदी ने कहा कि मेरे दोस्त को बचाना है। उन्होंने एक यतीम खाने पर अपना आलीशान महल बनाया है, तो उन्होंने कहा कि अब ट्रस्ट जो पहले बनाया गया और अब बनाया जाएगा वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो ये पूरा एक मनसूबाबंद तरीके से मुसलमानों की मसाजिद को, वक्फ की जायदादों को छीनने के लिए ये कानून बनाया गया। हम यकीनन उम्मीद कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के ये 3 जजेस की बेंच इन तमाम मुतनाज़ात और इलीगल अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पर रोक लगाएगी। एक इसमें इत्मीनान ये है कि ये इंटरिम ऑर्डर है, मगर अब ये नहीं मालूम कि कब सुप्रीम कोर्ट दोबारा इसकी सुनवाई करेगा, वो उनका राइट है। तो ये वक्त को नुकसान पहुंचाने का कानून बनाया गया। हमको अपनी लड़ाई को जारी रखना है, पीछे नहीं हटना है, ना हमको मायूस होने की जरूरत है, बल्कि हमको अपनी लड़ाई कानून के दायरे में रहकर लड़ने की जरूरत है, सियासी तौर पर लड़ने की जरूरत है। तो मेरे दोस्तों, देखा आपने, ये सारी अपडेट्स हमने आपके सामने रखी है। ये सारी अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गोदी मीडिया ऐसी अपडेट्स आपको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि गोदी मीडिया को तो भाई चाटुकारिता से फुर्सत नहीं है, इसीलिए वो लोग कभी भी सच्चाई नहीं दिखाते। हम आपके सामने ये सारी खबरें ला करके देते हैं, विद प्रूफ के साथ में आपके सामने सारी खबरें रखते हैं, ताकि आप जब देखें तो आप इससे रूबरू हो जाएं और आपको पता चले कि भाई आखिर देश में चल क्या रहा है। बाकी दोस्तों, ऐसे अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल पर लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए ऐसी और भी अपडेट्स लेके आते रहें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी आपसे अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखें।